हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनुभव बायोमटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए का शेप, साइज और स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए के मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप डीएनए के बारे में देखेंगे कि डीएनए होता क्या है, कहाँ पाया जाता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कि डीएनए क्या करता है, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है कि कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का या जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। और सबसे प्रमुख कार्य होता है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। इसीलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जिसमें केंद्रीय पदार्थ होता है जो कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। वाल्डेयर ने सन 1888 में इन्हें क्रोमोसोम का नाम दिया। फ्रीडिंग मेसल ने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया और श्रेय प्राप्त किया। कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें स्टडी करना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए। तो डीएनए की संरचना की बात करें, डीएनए के अणु सबसे बड़े जैविक अणु हैं। इनका अणुभार 10⁻6 से 10⁻9 तक होता है। कोशिका के सारे गुरु अणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में जुड़ने से पहले प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एकलक के फास्फेट समूह के उच्च ऊर्जा बंधों द्वारा दो अतिरिक्त फास्फेट अणु जुड़ जाते हैं। अतः न्यूक्लियोटाइड एकलक अपने न्यूक्लियोसाइड का ट्राईफास्फेट बन जाता है। इसे न्यूक्लियोटाइड्स का फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इस प्रकार डीएनए के संयोजन में भाग लेने वाले न्यूक्लियोटाइड एकलक निम्नलिखित उच्च ऊर्जा यौगिक बन जाते हैं, जैसे डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राईफास्फेट, दूसरा ऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, तीसरा थाइमिडीन ट्राईफास्फेट, चौथा डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राईफास्फेट। डीएनए के मॉडल की बात की जाए तो डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम जेडी वॉटसन, एफएससी क्रिक्स, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1953 में प्रस्तुत किया और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी कुंडलित संरचना होती है। जैसे एक रस्से में बंधे हुए डंडे को ऐंठ देने से जो संरचना प्राप्त होती है, डीएनए भी उसी प्रकार ऐंठी हुई संरचना दिखाई देती है। इसमें प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण लाखों हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। इसका निर्माण 3 अणुओं से होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्यूरिन बेस डिफरेंशिएटेड होता है इनटू 2 पार्ट, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन बेस बटा होता है 2 भागों में, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा आपका जो पॉइंट होता है या फैक्टर होता है, घटक होता है, वो फास्फोरिक अम्ल होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है उसका एक अणु नाइट्रोजन से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन का सदैव शर्करा के अणु से जुड़ा रहता है। फास्फोरिक अम्ल का भी अणु शर्करा से जुड़ता है
और डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं और 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन बेस अणु आपस में नाइट्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे डीएनए सीढ़ी जैसा प्रतीत होता है। डीएनए सीढ़ी के समांतर डंडे शर्करा तथा फॉस्फेट अणुओं से बने होते हैं। डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्राम का होता है। इसमें 34 एंगस्ट्राम आप कहाँ देखेंगे, ये यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से चक्कर शुरू होता है और ये रहा चक्कर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक चक्कर जो होता है 34 एंगस्ट्राम की दूरी को कवर करता है और इसमें एक डंडे से दूसरे डंडे की बीच की दूरी जो है, ये एक डंडे से दूसरे डंडे की बीच की दूरी 34 एंगस्ट्राम होती है। इसके व्यास की बात करें तो व्यास जो होता है डीएनए का वो 20 एंगस्ट्राम होता है और इसकी त्रिज्या 10 एंगस्ट्राम होती है और इसमें एक चक्कर में लगे हुए डंडों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। तो यहाँ पर देखिए 34 एंगस्ट्राम का होता है। इसमें 10 नाइट्रोजन बेस जोड़े होते हैं और नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी, प्रत्येक नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए अणु का व्यास जो है 20 एंगस्ट्राम होता है, जो डायग्राम में आप देख चुके हैं, और इसकी त्रिज्या 10 एंगस्ट्राम में होती है। नाइट्रोजन बेस के जोड़ने में एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो जोड़े में नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडेनिन को ए से इंगित किया गया है और ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से इंगित किया गया है। एडेनिन जो है यहाँ पर, एडेनिन हमेशा टी से जुड़ता है डबल बॉन्डों के साथ। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्डों के साथ टी से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्डों के साथ जुड़ता है। सी हमेशा ट्रिपल बॉन्डों के साथ सी से जुड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है, ए डबल बॉन्ड टी, तथा यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध जी और ट्रिपल बॉन्ड सी दिखाए गए हैं, अर्थात एडेनिन थाइमिन के साथ एवं ग्वानिन साइटोसिन के प्रतिपूरक होते हैं। यहाँ पर एक सूत्री डीएनए की बात करें कि आखिर एक सूत्री डीएनए किस में पाया जाता है, तो S13 ई कोलाई फेज वायरस एंड 5x174 कोलाई फेज वायरस में पाया जाता है। अब यहाँ पर डीएनए में जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन को लेकर के जो नियम है उसे चारगाफ का नियम कहते हैं। इसकी क्वांटिटी को लेकर के वो किस प्रकार का होता है, तो इस नियम को चारगाफ का नियम कहते हैं। इनके अनुसार सभी डीएनए अणुओं में एडेनिन अणुओं की संख्या थाइमिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो कि आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि जहाँ पर एडेनिन होगा तभी जो है उसका कम्प्लीमेंट या प्रतिपूरक थाइमिन आएगा डबल बॉन्ड के साथ। दूसरी तरफ जहाँ पर ग्वानिन होता है वहाँ पर साइटोसिन उसका प्रतिपूरक होता है ट्रिपल बॉन्डों के साथ। तो इस प्रकार से जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। तो इस तरह से A+G = T+C तथा प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन। दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं विभिन्न जातियों में एडेनिन प्लस थाइमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में यह समान होता है, अतः यह अनुपात जातीय लक्षण है। एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है।
तो इस प्रकार आप डीएनए के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। डीएनए वास्तव में ऐसा एक कम्प्लीमेंट है, सब्सटेंस है, इकाई है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कह सकते हैं, सोचना समझना असंभव सा है, क्योंकि डीएनए में वो हर सूचनाएं कोडित होती हैं जो हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए उपयुक्त होती हैं या जो प्राणी के लिए उपयुक्त होती हैं। उसमें सारी सूचनाएं ए टू जेड कोडित होती हैं। तो इस प्रकार से हम डीएनए जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो उसके हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो डीएनए का इम्पोर्टेंस है, पहले पॉइंट में देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है, क्योंकि बिना डीएनए के सूचनाएं कोडित ही नहीं होंगी, किसी भी प्रकार का आदेश नहीं मिलेगा, और जब आदेश नहीं मिलेगा तो उस पर कार्य भी नहीं होगा, जिससे कि वो निष्क्रिय दशा में माना जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि यह जीन्स के माध्यम से आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। यह जीन्स के माध्यम से आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, क्योंकि अगर डीएनए ना हो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना ही जीन्स जाएंगे, ना ही आनुवांशिक सूचनाएं जाएंगी। तीसरा पॉइंट कहता है डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण होता है, मीन्स डीएनए द्वारा ही आरएनए का संश्लेषण होता है, और आरएनए किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है सूचनाएं आरएनए को प्राप्त होती हैं, और आरएनए की सहायता से राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर आप डीएनए के बारे में, डीएनए का मॉडल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। डीएनए को किसने डिस्कवर किया है, किसने मॉडल प्रस्तुत किया और इसका महत्व क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है, और ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और बायोलॉजी की वीडियो या आप कक्षा 10, 9, 11, 12 में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद हम आपको मॉडल पेपर, एमसीक्यू हल करवाएंगे, फिर देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक और कितने हद तक तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।